मार्केट शब्द से हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन जब बात एक डेफिनेशन की आती है तो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर और सेलर गुड्स एंड सर्विसेज के सेल और परचेज के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं रास्ते में आप मिल गए किसी से, आपने किसी को दे दिया है ना और एक्सचेंज में वैसे ले लिए, वो बाजार नहीं हो जाएगा। बाजार एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे सेलर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बायर देखने को मिलते हैं, और वहां पर बेसिकली क्या हो रहा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा होता है। इधर से गुड्स एंड सर्विसेज उधर जाता है, उधर से पैसे इधर आ जाते हैं। मार्केट अलग अलग प्रकार का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमें डिस्कस करना है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। एक एग्जांपल से समझाऊंगा इस मार्केट को। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा बाजार है। सपोज कर लो आप एक मार्केट के सामने खड़े हो और उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन का। तो आपको वहां पर क्या क्या देखने को मिल सकता है, बहुत सारे बायर और सेलर। मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ, क्या क्या विशेषता आपको देखने को मिल सकती है इस बाजार में। बाजार वैसे ज्वेलरी बाजार, ज्वेलरी का बाजार होता है, फूड का बाजार होता है ना। तो हम उस टाइप के बाजार की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रॉडर कंसेप्ट में बात कर रहे हैं जहां पर परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है। एक ऐसा मार्केट जहां पर आपको बहुत सारे बायर और सेलर देखने को मिलते हैं। हर शॉप पर सपोज कर लो आप एक दुकान बाजार के बाहर खड़े हो और उस बाजार में टोटल 10 दुकानें हैं और उस 10 दुकानों पर एक ही सामान मिल रहा है, सेम टू सेम। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किसी भी दुकान से आप सामान खरीदो, आप उसके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जितनी भी दुकानें हैं वहां पर एक जैसा प्रोडक्ट ही सेल किया जा रहा है और सेम प्राइस पर सेल किया जा रहा है। जनरली प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेलर डिसाइड करता है, लेकिन इस मार्केट में गुड्स का प्राइस सेलर डिसाइड नहीं करता है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई होगी, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाता है और सारे शॉपकीपर को पता लग जाता है कि प्राइस ये डिसाइड हुआ है और उसी प्राइस पर उन सबको बेचना होता है प्रोडक्ट। फीचर्स डेफिनेशन को दे दिया मैंने और डेफिनेशंस पे ही आपको फीचर नजर आ जाएगा। सबसे पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे बायर मिलेंगे आपको, बहुत सारे सेलर मिलेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है। मैंने बताया कि हर दुकान पे एक जैसा प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। अगर आप एक दुकान से प्रोडक्ट खरीद लो और उसके बगल वाले से भी प्रोडक्ट खरीद लिया आपने और दोनों को ऐसे रख लिया आपने, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आपने कौन से शॉप से खरीदा है। तो उस प्रोडक्ट को होमोजीनियस प्रोडक्ट कहा जाता है, जो साइज में, शेप में, पैकिंग में, टेस्ट में सब कुछ सेम टू सेम। फ्री एंट्री एंड एग्जिट किसके लिए, सेलर के लिए। बायर तो कभी कहीं किसी मार्केट में इजीली जा सकता है और आ सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। सेलर की बात करते हैं। सेलर इस मार्केट में फ्री होके एंट्री कर सकता है, फ्रीडम होती है, यानी कोई भी सेलर या कोई भी व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता है और जब उस सेलर का मन करे तब अपनी शॉप को बंद करके वो घर वापस आ सकता है। अब चूंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ता है मार्केट के ऊपर कि जितने भी सेलर हैं उनको केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। जितने भी सेलर प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। मतलब पहले दुकान वाले को जितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है दूसरे वाले को भी उतना ही होगा, तीसरे वाले को भी एक जैसा प्रॉफिट, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अगर मान लो किसी सीजन में या किसी टाइम पर ऐसा सुनने को मिल जाता है कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है,
नया वो है सेलर है, वो क्या करेंगे, इस मार्केट में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट फ्री है ना, दुकानें ऑलरेडी है वहां पे, और आपको पता लगता है इस बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट है। इस मार्केट में अगर दुकान ओपन कर लो तो बहुत सारा प्रॉफिट, तो क्या करोगे, और लोग एंटर हो जाएंगे उस मार्केट में, और सेलर आ जाएंगे। सेलर ज्यादा होने से क्या हो जाता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पहले एक दुकान पर 100 कस्टमर जाते थे, तो अब और दुकानें होने की वजह से उसके कस्टमर क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो नई फर्म में एंटर कर जाती है, और उससे क्या हो जाता है, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है जिसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट में। बहुत ज्यादा अगर लॉस होता है, सपोज कर लो एक ऐसा सीजन आता है जहां पर एकदम से जितनी भी फर्में हैं, जितने भी बाजार है, उस बाजार में फर्में हैं, उनको लॉस होना शुरू हो जाता है, तो ये एग्जिट का ऑप्शन भी है। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद करेंगे और घर वापस, दुकानें कम हो जाएंगी, अब क्या होगा, कस्टमर तो उतने ही है, तो जो बची हुई दुकानें हैं उनके पास कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे, तो उनका लॉस धीरे धीरे ऊपर उठेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। एबनॉर्मल भी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकता है, और लॉस भी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकता है, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो इसका इंपैक्ट ये पड़ता है। इस मार्केट में जितने भी सेलर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है, प्राइस मेकर हो सकता है, प्राइस टेकर। प्राइस मेकर का मतलब हो गया प्राइस को डिसाइड करेगा वो, लेकिन यहां पर प्राइस टेकर होते हैं सेलर्स। टेकर का मतलब प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड हुआ, और उसी प्राइस को वो टेक कर लेते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं, खुद वो डिसाइड नहीं कर सकते। अब यहां पे अब देखो 10 दुकानें हैं, 10 के 10 रुपए सपोज प्रोडक्ट बेच रहे हो। कोई दुकानदार अगर ये सोचे कि मैं 9 रुपए में बेच के निकल जाऊं, तो वो कर सकता है, बट उसके लिए लॉस, क्योंकि ऐसा ही करना होता तो बाकी सारे शॉपकीपर भी यही करते। 11 रुपए अगर सोचे वो सेल करने के बारे में कि 11 रुपए करके बेच दिया जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकेला थोड़ी है। अगर वो 11 रुपए करेगा, बाकी शॉपकीपर तो 10 रुपए बेच रहा है, उसका सामान बिकेगा नहीं। वो प्राइस में चेंजेस करने की पोजीशन में नहीं होता है, वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं। आप एक मार्केट के सामने खड़े हो जाओ, खुद को इमेजिन कर लो और आप देखो कि उस मार्केट में आपको क्या फीचर दिख रहा है। बहुत सारे बायर एंड सेलर, जितने भी सेलर है होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई भी सेलर प्राइस को चेंज करने की पोजीशन में नहीं है। और इस मार्केट में एडवर्टाइजिंग का भी यूज नहीं किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि अब देखो एडवर्टाइजमेंट का कोई भी प्रोड्यूसर अगर यूज करता है ना, कर लो साइन करो, पापा का आज साइन करो। अगर कोई भी सेलर एडवर्टाइजिंग का यूज करता है तो उसकी कॉस्ट हो जाती है इंक्रीज, और कहीं ना कहीं से तो वो कवर करेगा। कैसे कवर कर सकता है? वो प्राइस को इंक्रीज करके, महंगा प्रोडक्ट बेच के अपनी सेलिंग कॉस्ट को, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को इंक्रीज वो करेगा। लेकिन हमें पता है कि इस मार्केट में कोई भी सेलर प्राइस को इंक्रीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी जो सेलर्स है वो तो सेम प्राइस पर ही बेच रहे हैं ना। तो इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का यूज नहीं होता है, सेलिंग कॉस्ट नहीं यूज की जाती है। और लास्ट में डिमांड कर्व। इस मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, AR इज इक्वल टू MR। प्राइस फिक्स होता है, मैंने बताया जितने भी शॉपकीपर है सेम प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, वो प्राइस को चेंज करने की पोजीशन में नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए प्राइस डिसाइड हो गया है, तो जितने भी सेलर है वो 10 रुपए पर ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कोई इतना बेचना चाहता है इतना बेच सकता है, इतना सेल करना चाहता है इतना सेल करना है, डिपेंड करता है सेल कितना करना चाहता है, लेकिन प्राइस को चेंज करने की पोजीशन में वो नहीं होता। दूसरा मार्केट है मोनोपोली। अब हम दूसरे मार्केट की बात करते हैं। सपोज यहां भी आप एक मार्केट के बाहर खड़े हो और बोर्ड लगा हुआ है मोनोपोली।
मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर केवल एक सेलर दिखता है आपको, पूरे मार्केट में केवल एक ही सेलर दिख रहा है आपको, और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है ना। यानी दुकानें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो केवल अकेला पूरे मार्केट में वही बेच रहा है, पूरे मार्केट में उसी का मोनोपोली है। दूसरा कोई ऑप्शन आपको उस प्रोडक्ट का मार्केट में नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे मार्केट को ध्यान में रख के इसके फीचर्स की बात करें तो हमें पता लगता है कि इस मार्केट में सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर तो आपको हर मार्केट में ज्यादा ही दिखेंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो प्रोडक्ट इस मार्केट में सेलर बेच रहा होता है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा, निकटतम स्थानापन्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस मार्केट में जो सेलर होता है वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, अकेला बेच रहा है वो, तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा जितने में बेचना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इस मार्केट में, कीमत को लेकर विभेद, मतलब जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस वसूल करता है। मोनोपोली का ना रेलवे की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्वेंशन कर ली, कोई ऐसी इन्वेंशन जो अभी तक किसी और ने नहीं की है, तो आप क्या करते हो, आप यही सोचते हो कि इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वही करूं, वही प्राइस डिसाइड करूं, कोई दूसरा, तो आप करा लेते हो अपने प्रोडक्ट का पेटेंट। पेटेंट आप करा लेते हो गवर्नमेंट से, आपको 20 साल के लिए राइट मिल जाता है कि 20 साल तक ये प्रोडक्ट आप ही प्रोड्यूस करोगे, कोई दूसरा अगर करना चाहे तो आपसे परमिशन लेगा, वो आपसे अधिकार खरीदेगा, वो आपको पैसे देगा, तब जाके वो प्रोड्यूस है ना। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे हम। रेलवे का एग्जांपल अगर हम देखें, रेलवे में जब रिजर्वेशन होता है सीट एक ही होती है, बच्चों से हाफ लिया जाता है, 14 से कम की जिनकी एज होती है, एडल्ट होते हैं उनसे फुल लिया जाता है, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे भी हाफ लिया जाता है। मोनोपोली, रेलवे भी तो मोनोपोली है ना, पूरे इंडिया में रेलवे एक ही है, ठीक है ना। डिमांड कर्व, इसका जो डिमांड कर्व है, एआर डिमांड कर्व कह लो या फिर एआर कर्व कह लो, थोड़ा सा स्ट्रेट होता है। ये स्ट्रेट इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि इस मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये प्राइस में अगर चेंजेस करे, इस मार्केट में जो सेलर है अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करता है तो क्या लगता है आपको, डिमांड पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। रेलवे का एग्जांपल अगर हम लें, रेलवे अपना फेयर इंक्रीज कर दे तो क्या लोग रेलवे में बैठना छोड़ देंगे? ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसी में ट्रैवल करना है। आप ये कर सकते हो, बस साल में 4 बार कर रहे थे ट्रैवल, 2 बार करोगे आप, है ना। ट्रैवल बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और उसको हम यहां से देख सकते हैं। प्राइस इतना था तो इतना डिमांड हो रहा था, जैसे प्राइस इतना बढ़ गया आप देखो इसमें डिमांड, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ लेकिन डिमांड पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थर्ड टाइप है मार्केट का, और इसको भी हम उसी एग्जांपल से समझते हैं। आप एक मार्केट के बाहर खड़े हो और उसमें बोर्ड लगा हुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो आपको उस मार्केट में क्या क्या दिख सकता है? पहली चीज तो बहुत सारे बायर दिखेंगे आपको, बहुत सारे सेलर दिखेंगे, ये तो हर मार्केट में होता है ना, मोनोपोली को छोड़कर। दूसरा फीचर आपको क्या देखने को मिल सकता है कि जो प्रोडक्ट उसमें बेचा जा रहा है, हर दुकान पे, जितनी भी दुकानें हैं, हर दुकान पे जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है सबका यूज सेम है, बट आप उनके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मोबाइल के मार्केट में चले गए आप, सारी कंपनियों के स्टोर लगे हुए हैं वहां पे, बिक तो मोबाइल ही रहा है, लेकिन अगर आपने इधर से एक मोबाइल खरीदा सैमसंग वाले से और इधर एप्पल वाले से खरीदा, और जब दोनों को ऐसे रखेंगे तो हम डिफरेंशिएट, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उनको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल होता है। यहां पर
नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है। इस मार्केट में जो भी सेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। इस मार्केट में आपको बहुत ज्यादा प्रचार देखने को मिलेगा। मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया है इसमें। अब आप मोबाइल मार्केट को ध्यान में रख के इसके फीचर्स इजीली बता सकते हैं। वो भी हो सकता है ना। रियल लाइफ में जो एग्जांपल देखते हैं ना, मोनोपोलिस्टिक का ही एग्जांपल, ये नहीं देखने को मिलेगा आपको। मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मैंने देखा कि 50 दुकानें हैं, उधर 10 दुकानें हैं और हर दुकान पे ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पर सेल। आपको डिफरेंस नहीं मतलब समझ आएगा, नहीं आता है चाउमीन में टेस्ट का चेंज आता है, बहुत डिफरेंस है। हाइजीन का भी फर्क पड़ेगा, पैकिंग का भी फर्क दिखेगा आपको। यहाँ सेम टू सेम की बात कर रहे हैं, वो नहीं मिलता आपको। फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बातें नहीं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अच्छा, यहां भी ना फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। मोबाइल का मार्केट है, आप एंट्री कर रहे हैं, है ना, एज अ सेलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और आप भी सोच रहे हो कि आप भी एक मोबाइल का स्टोर ओपन कर लो वहां पे, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि सैमसंग के बगल में सैमसंग ही रख दिया आपने। सैमसंग का राइट सैमसंग के पास ही है, एप्पल का राइट है ना। सैमसंग का श्याम सिंह कर सकते हो, पल्सर का सल्सर हो जाता है ना। तो ऐसा हो सकता है, बट सेम टू सेम आप नहीं रख सकते। कॉपीराइट होता है, पेटेंट करा रखा होता है कंपनियों ने, आपने हल्का सा डिजाइन कॉपी किया, किस हो जाएगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट सेलर का पॉसिबल है, बट आपको ध्यान रखना है सेम टू सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब होता है कि जो बायर होता है उसको प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज यहाँ पे नहीं होता। आप जब एक मार्केट में एंटर करते हो तो पहली दुकान पे आपको कुछ और प्राइस मिल जाता है, दूसरी दुकान पे थोड़ा सा वेरिएंस देखने को मिलेगा, तीसरे पे थोड़ा सा और वेरिएंस देखने को मिलेगा, है ना। और इसकी वजह से जो बायर्स होते हैं इस वाले मार्केट में वो ठगे दिए जाते हैं कई बार। इस मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है एज कंपेयर टू मोनोपोली। वो इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट में। जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया मैंने आपको, सैमसंग का मोबाइल आपने खरीदा या सोच रहे हो आप खरीदने का, और सैमसंग अपना प्राइस इंक्रीज कर दे, तो आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लोगे, यूज तो आपका हो ही जाएगा ना। तो कंज्यूमर जैसे देखता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे सैमसंग का प्राइस इतना था तो लोग इतना प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे थे उसका, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड में थोड़ा सा आपको ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स ज्यादा आता है प्राइस में चेंज का। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। नो प्राइस कंपटीशन। इस मार्केट में बहुत सारी फर्में होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, तो प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं होता है इनके बीच में। अच्छा, उसने 10 रुपए बढ़ा दिए, हम भी बढ़ाते हैं 10 रुपए, उसने 20 रुपए कम कर दिए, हम भी बढ़ाते हैं, हम भी कम कर देते हैं। प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं होता इनके बीच में, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी फर्में हैं, है ना। और कंपटीशन जिन चीजों को लेकर होता है वो ये होता है कि कौन नई इन्वेंशन करेगा, कौन कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसके पास सबसे बड़ा सुपरस्टार है, ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, पेटीएम कप ऐसे लिखा होता है ना, तो इसको लेकर भी कंपटीशन होता है कि कौन स्पॉन्सरशिप लेगा इसका, जिससे अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा सके। प्राइस को लेकर नहीं होता है। नो प्राइस कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार आपने इन तीनों मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, याद करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस भी आप इजीली बता सकते हो।
ठीक है ना। चौथे मार्केट की बात करते हैं जल्दी से। अच्छा, एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल आप फ्रूट सब्जी वेजिटेबल मार्केट को ध्यान में रख के दे सकते हो, है ना, क्योंकि वेजिटेबल मार्केट में ऑलमोस्ट पूरे मार्केट में आपको वेजिटेबल ही देखने को मिलता है। सिमिलर एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं, उसका रेलवे है ना। रेलवे या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बस एक ही सेलर है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। और यहाँ पर तो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप, मोबाइल हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया। लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट मार्केट ओलिगोपोली, और इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रख के इस वाले पूरे मार्केट को समझ सकते हैं, जो कार बनाने वाली फर्में है। अब कार बनाने वाली जो फर्में है ना, एक तो बायर और सेलर की हम बात करें तो बायर तो आपको बहुत बड़ी संख्या मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो सेलर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, फ्यू बोल सकते हैं, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, है ना। आप लिख दो फ्यू सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फ्यू सेलर्स का मतलब हो गया कुछ सेलर्स। अब कुछ सेलर्स मतलब इतने कि जितने आप काउंट कर सको। जितने भी सेलर्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंस का मतलब हो गया जितनी भी फर्में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। निर्भर है। एक फर्म ने अपने प्राइस या सप्लाई को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी चेंजेस किए हैं, तो उससे दूसरी फर्में भी अफेक्ट होती हैं। यहाँ पर आपको कार्टल देखने को मिल जाता है। कार्टल का मतलब होता है, इस मार्केट में आपको कार्टल बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो एग्जांपल है इसका, जो ऑयल इंडस्ट्री है वो भी इसका एग्जांपल है। तो ऑयल है वो गल्फ कंट्रीज से आता है हमारे देश में, या ऑल ओवर द वर्ल्ड गल्फ कंट्रीज से ही जाता है। और कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल का सप्लाई करती हैं, जिनको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। 5, 6, 7 मान के चलो आप। फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक दूसरे के ऊपर, है ना, पहले एक दूसरे के ऊपर निर्भर किया करती थी ये जो ऑयल इंडस्ट्री के वो हैं, कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता था इनके बीच में कि कौन ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएगा। तो ये आपस में क्या करते थे, प्राइसेस कम करके और फिर सेल। अब एक ने प्राइस कम किया तो बाकियों को भी मजबूरन करना पड़ता था, इससे क्या होता था, सबको लॉस होता था। तो इन्होंने क्या किया, कार्टल बना लिया और उसको नाम दे दिया ओपेक। इन्होंने अपने कार्टल का नाम दिया ओपेक। तो ओपेक का मतलब यह हुआ कि सब मिलके काम करेंगे, ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में किसी एक को बना देंगे लीडर। अब लीडर डिसाइड करता था कि किस प्राइस पर कितने क्वांटिटी का सेल करना है ना। तो इससे सबको प्रॉफिट होता था, होता ही। प्राइस मेकर ही होते हैं, लेकिन प्राइस कौन डिसाइड करता है, लीडर डिसाइड करता है, इसको लीडर बनाएगा। इस मार्केट में भी आपको नॉन प्राइस कंपटीशन देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी फर्म है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें या ऑयल इंडस्ट्री की भी बात करें, तो बहुत बड़ी बड़ी फर्म है। इनके लिए 1000 लाख करोड़ मैटर नहीं करता है। तो कंपटीशन इनके बीच प्राइस को लेकर तो नहीं होता है। और जब नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब वही हो गया, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कौन अपना स्पॉन्सरशिप बढ़ा सकता है, ब्रांड एम्बेसडर किसके पास ज्यादा बड़ा है, इस टाइप को लेकर कंपटीशन होता है। नई फर्मों की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, उसके 2 कारण हैं। एक तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस मार्केट में इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, है ना। ऑटोमोबाइल की बात करो, टाटा, फरारी, मर्सिडीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारा पैसा चाहिए आपको इस मार्केट में जाने के लिए।
जिस वजह से सेलर एंट्री नहीं कर पाते हैं। और पेटेंट का भी वो होता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है। जितनी भी फर्में हैं उन्होंने अपना पेटेंट करा रखा है प्रोडक्ट का, आप जाओ लेकिन कॉपी तो नहीं कर सकते आप, तो कुछ नया इन्वेंट करके फिर आपको यूज करना पड़ेगा। और लास्ट, नो डिमांड कर्व। इस मार्केट में जितनी भी फर्में होती हैं उनके डिमांड कर्व का, उनका जो डिमांड कर्व है वो बनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हमने यहां पर पढ़ा कि जितनी भी फर्में होती हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक कार बनाने वाली कंपनी है, इस प्राइस पर इतना डिमांड हो रहा है उसके प्रोडक्ट का। सपोज कर लो इस कंपनी ने ये सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस तो ले नहीं सकते ना, ठीक है। इस वाली कंपनी ने अपना एक सस्ता मॉडल निकाल दिया मार्केट में, है ना। इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि अभी तो हम इस प्राइस पर बेच रहे हैं, लेकिन अगर यही वाला कार हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सस्ते में लेकर आए तो हमारे जो प्राइस है इतना कम होगा बट हमारी सेल इतनी बढ़ जाएगी, डिमांड इतना हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी फर्म ने बिल्कुल इसको कंपटीशन देने के लिए इससे अच्छे मॉडल का, इसी के लेवल का कोई कार निकाल दिया, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि इसका प्राइस जो कम किया इसका डिमांड इतना बढ़ेगा। कुछ भी हो सकता है इसका सेल पहले से ही कम हो जाए। नई कार आ गई ना, घाटे में चल जाए। नई कार आ गई, हो सकता है जितना था उतना ही रहे, या हो सकता है बढ़ी जाए, ये और ज्यादा। तो कुछ भी रिस्पॉन्स आ सकता है। तो डिमांड का वैसे तो नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ, इसलिए इस मार्केट में डिमांड का